हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं 24 फेब वाले है ना शिफ्ट 2 वाले पेपर के पास। तो ध्यान रखिएगा, मेमोरी बेस्ड पेपर है ये। सो बहुत ज्यादा इजी पेपर आया था शिफ्ट 2 का। यस, शिफ्ट 1 के कंपैरिजन में भी इजियर था भाई ये। तो हम वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। अगर आप पूरी स्ट्रक्चर है ना, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो आपको दिख रहा है कि भाई ये जो कार्बोनाइल वाला ग्रुप था इसको हटा के एंड डबल बॉन्ड वगैरह को कुछ नहीं छोड़ा और वहां क्या किया हुआ है, डबल बॉन्ड को हटा के 2 हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, तो कार्बोनाइल ग्रुप की जगह अगर हमें एल्केन बनाना हो तो हम कौन कौन से रिएक्शंस यूज करते थे, एक क्लेमेंशन और एक वुल्फ किश्नर, है ना, दोनों हम यूज कर सकते थे। तो कौन सा ऑप्शन है जो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको पता है NH2NH2 और आपका ये C2H5O नेगेटिव एंड के पॉजिटिव। ठीक है, हाइड्राजीन अगर हम ऐड कर देंगे तो बड़े प्यार से कार्बोनाइल ग्रुप से एल्केन मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन बूना एस। तो फर्स्ट शिफ्ट में बूना एन रिलेटेड क्वेश्चन था, यहाँ पर बूना एस रिलेटेड हो गया। तो बूना एस में एस क्या होता है, स्टाइरीन, है ना, ब्यूटा 1,3 डाइईन एंड स्टाइरीन का जो ये पॉलीमर है। तो एस स्टैंड्स फॉर स्टाइरीन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, आपको पता होता है नॉन एरोमेटिक कौन हो, जो नॉन प्लेनर हो। नॉन प्लेनर कैसे देखते हैं, अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिख जाए जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर। ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर 4 को देखें तो हमें दिखेगा ये वाला कार्बन कैसा है, sp3 मतलब नॉन प्लेनर, एंड हेंस ऑप्शन नंबर 4 है आपका नॉन एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कौन सा एल्काइन, है ना, एल्काइन था, एल्काइन का हमने एसिडिक हाइड्रेशन किया तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो देखिए, जब हम एल्काइन का एसिडिक हाइड्रेशन करते हैं, ठीक है, जब हम एल्काइन का एसिडिक हाइड्रेशन करते हैं तो प्लीज एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास इथाइन है, अगर हमारे पास इथाइन है और हम इसमें डालें, है ना, H+ एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+, इसमें अगर हम इसका एसिडिक हाइड्रेशन करेंगे तब हमें मिलता है इथेनॉल। ठीक है, होता क्या है बेसिकली कि यहाँ से हट गया, एक तरफ H आया एक तरफ OH आया, है ना, और फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे टॉटोमरिज्म हो जाता है। तो ध्यान रखना, एल्काइन का एसिडिक हाइड्रेशन करें तो अगर इथाइन है वो एल्काइन तो एल्डिहाइड मिलता है। if we have any other aldehyde, if we have any other alkyne, that is अगर ये RC ट्रिपल बॉन्ड CH कोई भी एल्डिहाइड, कोई भी एल्काइन हो, कोई भी एल्काइन हो अदर देन इथाइन, तो हमें एसिडिक हाइड्रेशन करने पे क्या मिलेगा, ध्यान रखना भाई, हमें कीटोन मिलेगा। ठीक है, एल्डिहाइड सिर्फ एक केस में मिल सकता है, वो है इथाइन, और वो भी सिर्फ इथेनॉल। तो कौन सा, अगर हम देखें, है ना, कार्बोनाइल ग्रुप्स मिलेंगे, है ना, कीटोन मिलेगा हमें बाकी सारे केसेस में। तो कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 अगेन वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में ना हमें कुछ चीजों कुछ मैच का कॉलम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप कॉलम्स देख ही सकते हैं यहाँ पे। सो RCOCl को CHO में कन्वर्ट करना है, हम हाइड्रोजन बेस्ड रिएजेंट से कर सकते हैं, एल्डिहाइड, है ना। ध्यान रखना होता है क्या कि भाई हमें उसको पॉइजन डालना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर अल्कोहल तक वो रिड्यूस कर देगा। ठीक है, इसके बाद RCOR, है ना, कीटोन से हमें एल्केन बनाना है। अगेन आपको बताया था क्लेमेंशन और वुल्फ किश्नर, ये डायरेक्टली जिंक मरकरी और HCl काम कर देगा। सी में क्या है आपका, HVZ, हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन है भाई सी में। ओके, ये कैसे करते हैं, जब हम रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हेलोजन डाल देते हैं ना, हेल वोलार्ड जेलिंस्की। एंड डी वाला ऑप्शन, यार डी क्या है आपका, वो है बेसिकली अमाइड से अमीन, एक कार्बन कम हो रहा है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, उसके लिए कौन सा रिएजेंट है, ब्रोमीन और KOH या ब्रोमीन एंड NaOH। तो बहुत इजी सा था भाई ये वाली मैचिंग भी, है ना। आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 सिंपली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नॉरएथिंड्रोन क्या होता है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। वेलियम क्या है, ये आपका एक ट्रायंगुलाइजर है ना, वेलियम जो है ट्रायंगुलाइजर जो और भी होते हैं ना, इक्वानिल, है ना,
तो और भी जो बहुत सारी कैटेगरीज थी, ल्यूमिनल, सेकुनल, वेरोनल, लामाइटल, लैम्ब्यूटल, है ना, ये सारे सारे ट्रायंगुलाइजर्स वाली कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वहीं से एक एग्जाम्पल था। इसके बाद मॉर्फिन, है ना, मॉर्फिन, कोडीन, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एनाल्जेसिक। मॉर्फिन कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, नार्कोटिक वाली, मतलब जिनकी एडिक्शन हो जाती है, ठीक है। और विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी होगी तो ये पर्नीशियस एनीमिया जो है उसकी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। बहुत इजी सा था, अगर आपको ये पर्नीशियस एनीमिया नहीं भी ध्यान था तो बाकी 3 से आप बड़े प्यार से चूज कर सकते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7, देख रहे हो कितना इजी पेपर है कि मुझे लिखना भी नहीं पड़ रहा, इतना इजी पेपर है कि ओरली हम सॉल्व कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रेट ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आप लोगों ने जरूर पढ़ा है कि हेलोअरीन्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। व्हाई? तो आप लोगों ने 3-4 रीजंस पढ़े होते हैं, है ना, कि भाई इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, या रेजोनेंस जब होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। मेन कहानी वही है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, न्यूक्लियोफाइल के साथ क्यों रिएक्ट करे। तो अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्टिविटी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पड़ेंगे, जितने विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा उतना फायदा, ठीक है। सो अगर हम देखें जो फोर्थ स्ट्रक्चर है उसमें ऑर्थो, पैरा और हर जगह पर है 3-3 NO2 ग्रुप लगे हैं, है ना। सेकंड स्ट्रक्चर में 2 जगह NO2 ग्रुप लगे हैं, थर्ड स्ट्रक्चर में 1 NO2 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा तो भाई फोर्थ हो गया, है ना, फिर आपका सेकंड हो गया, फिर आपका थर्ड हो गया और लास्ट में आपका 1। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, नाइट्रोबेंजीन से हमें ये एक NO2 की जगह पे Br लाना है और एक मेटा पे Br लगाना है भाई। सो ये भी बहुत इजी सा था भाई, ठीक है। अब हमें पता है NO2 वाला कंपाउंड है, अगर हम इसका ब्रोमिनेशन कर दें तो क्या होगा, NO2 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, सो मेटा पे ये Br लग जाएगा भाई। इसके बाद हमें इस NO2 को हटा के Br लगाना है, तो हमें पता है डायरेक्टली नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं, इस NO2 से NH2 बनाओ, एनिलिन बनाओ, एनिलिन बनाने के बाद डाइजोनियम सॉल्ट बना के आप इसमें ब्रोमीन आराम से जो सब्स्टिट्यूट है वो कर सकते हैं। तो कौन सा, किस क्वेश्चन या किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। 8th भी इजी कैटेगरी को बिलोंग करता था भाई। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 द पैरामीटर BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक स्पीशीज, यस, है ना। अगर BOD की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो स्पीशीज का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल काम होगा, है ना, पॉल्यूटेड वाटर ज्यादा हो जाएगा। द ऑप्टिमम BOD वैल्यू, आप अगर NCERT की लैंग्वेज हम पढ़ें तो वहां पर साफ साफ लिखा है जो क्लीन वाटर होता है उसकी BOD वाली वैल्यू लेस देन 5 ppm है क्लीन वाटर के लिए, तो ये वैल्यू मोर देन 5, वैसे तो अगर हम नॉर्मल पढ़ें तो अप टू 10 तक वो रिकमेंडेड है, और BOD की वैल्यू जब मोर देन 17 होती है तब वो हम उसे बोलते हैं हाईली पॉल्यूटेड वाटर। तो क्योंकि NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है कि लेस देन 5, तो हम स्टेटमेंट 2 को तो इनकरेक्ट बोलेंगे भाई, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। अगेन ध्यान रखिएगा प्लीज, ये मेमोरी बेस्ड है तो स्लाइट वेरिएशन जो है वो हमेशा पॉसिबल है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 10, अब ये मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन किया हुआ है, एक है LiF LiCl के बीच कंपैरिजन और एक है MgO एंड NaCl के बीच कंपैरिजन। तो हमें पता है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करता है। लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम देखें लिथियम कॉमन, फ्लोरीन की बात करें, चार्ज तो दोनों में बराबर बराबर -1 साइज की बात करें, फ्लोरीन छोटा, जितना छोटा साइज उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा, तो लिथियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट हायर। MgO और NaCl में कंपैरिजन करें, मैग्नीशियम का साइज भी छोटा, ऑक्सीजन का साइज भी छोटा, मैग्नीशियम का चार्ज भी ज्यादा, ऑक्सीजन का चार्ज भी ज्यादा एज कंपेयर टू NaCl। सो दोनों ही फैक्टर फेवर कर रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। देखो ये जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है ना,
इनमें इनकी साइज और इनकी डेंसिटी, ये जितने भी ऑर्डर है, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन सारे के सारे, कई जगह पे तो ट्रेंड्स है प्रॉपर, कई जगह पे इरेगुलर है यहाँ पर बिहेवियर। तो प्लीज ये सारे के सारे ट्रेंड्स आप लोगों को याद होने चाहिए। इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, ठीक है। एक बार अच्छे से अगर आप एनसीईआरटी या जो टेबल को एनालाइज कर लोगे, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी भाई इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो फैक्ट बेस्ड था, डायरेक्टली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो आप ये आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 के पास चलते हैं भाई। I3 नेगेटिव की शेप पूछ रहा है भाई। I3 नेगेटिव वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन होता है ना, बहुत बार ये पूछा जाता है भाई। I3 नेगेटिव, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ I3 नेगेटिव। कैसा है? लीनियर। शेप क्या है? लीनियर। एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ज्योमेट्री क्या है? TBP, ट्रायंगल बाइपिरामिडल। लोन पेयर कितने हैं सेंट्रल एटम पे? 1 2 3। टोटल लोन पेयर कितने हैं? इन आयोडीन के भी काउंट करना मत भूलिएगा। तो 3 3 6 और 3 9 है ना। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल लोन पेयर कितने हैं, कितने नहीं है, इन सारी की सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 13 के पास अब हम चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड है ना, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड कैसा होता है भाई? ब्लड होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड। नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड को है ना क्लॉट करने के लिए, उसको कोगुलेट करने के लिए कैसा हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए? पॉजिटिव चार्ज वाला। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना बेटर। तो Fe+3, Na+1, Mg+2, एक आयरन +2। तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, अकॉर्डिंग टू हार्डी-स्क्वायर्स रूल, उतना ही कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा 13th का? ऑप्शन नंबर 1 विच इज FeCl3। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान, मैचिंग करनी है भाई। एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, सबको पता ही था, है ना। जिंक जो है, अब ये जिंक है, आयरन है, कॉपर है, जितने भी ओर्स हैं, प्लीज इन सारे के सारे ओर्स के नेम आप जरूर लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे जो आपका जिंक है ना, कैलामाइन जो है जिंक से मिलके बना होता है, और सिडराइट जो है वो आयरन का ओर है, मेलाकाइट जो है वो कॉपर का ओर है ना, बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी हम बोलते हैं। तो ये सारा का सारा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के पास अब हम चलते हैं। तो 15 क्वेश्चन में मैग्नेटिक मूवमेंट की बात की हुई है। सो हमें क्या करना है? बस अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने निकाल लेते हैं, काम हो जाएगा भाई हमारा। सो कह रहा है कि FeCl4 2 नेगेटिव। FeCl4 2 नेगेटिव। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d6 4s2 है ना। 26 एटॉमिक नंबर है। यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपको पता है ना? नहीं पता तो दिस -1 इक्वल टू -2 है ना। x क्या आ गया? +2। +2 मतलब कैसा है? 3d6। अब 3d6 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? दिस इज 3d6 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालते हैं? n × n+2। तो कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 24। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। तो 24 का क्या होगा? 4.9 समथिंग, ठीक है। सो अब कितने ऑप्शंस में 4.9 है? पहले वाले का सिर्फ एक ही ऑप्शन है भाई, तो हमें बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ओके। आप चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड लिटरली, ठीक है। ऑप्शंस देख के भी आप पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के पास चलते हैं भाई। 16 क्वेश्चन में कह रहा है हाइड्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट इन यूनिवर्स बट नॉट सो इन अर्थ, है ना। अप्रोक्सीमेटली जो यूनिवर्स है उसका 92% समथिंग हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है, फिर भी हाइड्रोजन अर्थ पे इतना कम क्यों है भाई? रीजन है हाइड्रोजन एक लाइट एलिमेंट है, बहुत लाइट है। लाइट होने की वजह से जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है ना, वो इतना पावरफुल नहीं है कि हाइड्रोजन को रोक के रख सके, ठीक है। तो स्टेटमेंट भी करेक्ट है ना, रीजन भी करेक्ट है। लाइटेस्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट होने की वजह से अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो है उसको होल्ड करके नहीं रख सकता, ठीक है। 17 क्वेश्चन के पास चलते हैं। कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। सो देखो ये जो रुथनियम है ना, ये आपका Ru ऑसम ऐसे करके अगर आप थोड़ा सा देखें है ना, तो जितने भी ये हैं जैसे ऑस्मियम O4
है ना, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्कीन से डाइहाइड्रोक्सिलेशन करने में, OH OH लगाने में हम यूज करते हैं। तो इन द सेम वे ये जो RuO4 है ये भी एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। सिमिलरली ये जो क्रोमियम का ऑक्साइड है ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर है। क्रोमियम का लोवेस्ट वाला दैट इज CrO बेसिक, हाईएस्ट वाला दैट इज डाइक्रोमेट एसिडिक, ये जो बीच वाले होते हैं वो एम्फोटेरिक। ऐसे ही ये रेड कलर ऑफ रूबी इज ड्यू टू कोबाल्ट नो, जो रूबी का रेड कलर है वो क्रोमियम की वजह से होता है। सो थोड़ा सा ये फैक्ट बेस आ गया, यस, बट जो एनसीईआरटी में बीच बीच में लाइंस लिखी हैं वो लाइंस कितनी इंपॉर्टेंट है इस बार एनटी ने और इस चीज को प्रूव कर दिया। ठीक है, जो पेपर्स हैं लिटरली वो एज इट इज एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। अगला, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस इंप्योरिटीज ऑफ आर्सेनिक आर रिमूव्ड बाय। सो भाई अगर आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो बड़ा सा डायग्राम गिवन था उस बड़े से डायग्राम को अगर आपने स्टडी किया हो, जो कि बताया जाता है हमेशा सारे डायग्राम्स को अच्छे से स्टडी करना है, तो उस डायग्राम में ना अलग से एक कॉलम है आर्सेनिक प्यूरिफायर। और आर्सेनिक प्यूरिफायर क्या होता है, हाइड्रेटेड आपका फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को FeOH थ्राइस ऐसे भी लिखा जाता है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो क्या हो गया 18th का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19, तब रिलेशन पूछा है काइनेटिक एनर्जी। यस, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल है किसके, Z²/n²। वेलोसिटी लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/z। नो, है ना, याद करने का तरीका सिखाता हूं जो स्टूडेंट्स को मैं, कि वेलोसिटी में वजन है, वजन मतलब वजन, तो z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा होता है भाई, तो ये गलत हो गया। आगे क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए एक छोटी सी ट्रिक जो मैं बताता हूं वो क्या होती है कि फ्रेंड्स साथ जरूर जाऊंगा, नानी पास नहीं, है ना। इस तरीके से ना पूरी की पूरी ट्रिक्स हैं कुछ छोटी छोटी सी जिनके थ्रू याद करना आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स साथ जरूर जाऊंगा, नानी पास नहीं, तो ये क्या है, फ्रेंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, जरूर जाऊंगा जो पहले आता है वो ऊपर, जरूर जाऊंगा Z², नानी पास नहीं, नानी में 2 n आ गए और नहीं में एक और n, तो क्या हो गया n³। तो भाई फ्रीक्वेंसी के लिए ये रिलेशन है Z²/n³। आप चाहें तो इस तरीके से याद भी रख सकते हैं। एंड कोलम्बिक फोर्स हमें पता ही है ना, कि जो Z² और ये रिलेशन नहीं होता। ठीक है, तो सिर्फ कौन सा करेक्ट है भाई, सिर्फ ए वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, आप कह रहे हैं कि वेवलेंथ को कंपेयर करो फ्लेम टेस्ट में। भाई ये बेहद इजी क्वेश्चन था। कैसे, हमें पता है जितना कैटायन का साइज बड़ा होगा या जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। जैसे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जैसे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, इंक्रीज। एनर्जी क्या होती है, hc/λ। तो सबसे कम एनर्जी किसके लिए चाहिए भाई, सीजियम के लिए। एनर्जी सबसे कम मतलब वेवलेंथ हाईएस्ट, तो भाई हाईएस्ट वेवलेंथ जो है हम वो सीजियम को प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो लैम्डा का ऑर्डर ऐसा आएगा, सीजियम सबसे ज्यादा, फिर आपका रुबिडियम, फिर आपका लैम्डा पोटेशियम, फिर आपका लैम्डा सोडियम, फिर आपका लैम्डा लिथियम। तो भाई ये ऑर्डर हम फॉलो करेंगे। अब ऑप्शंस जहां पर है ये वो आप आराम से चेक कर सकते हैं भाई। ठीक है, सीजियम को आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शंस गिवन है ना। तो इस हिसाब से जब आप कंपेयर करेंगे तो बड़े प्यार से आपको आंसर मिल जाएगा। तो छोटी छोटी सी चीज होती है भाई। तो इन 20 क्वेश्चंस में से अगर एक आधा क्वेश्चन जो फैक्ट बेस्ड है मैं उसे इग्नोर कर भी दूं, तो आउट ऑफ दीज 20 क्वेश्चंस इजीली वी कैन अटेम्प्ट मोर देन 18 क्वेश्चंस। तो ये मान के चलिएगा अगर आपका ये अटेम्प्ट था तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है।